नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल तैयारी विद तालान में। और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि नया साल आपके लिए अच्छा रहे, आप इस साल सफलता हासिल करें। और पिछले वीडियोज में हम देख चुके थे संयुक्त अधिवेशनक। आज हम उससे आगे चलते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। प्रस्तावना से लेके और संयुक्त अधिवेशन तक हम देख चुके थे। सारे वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। धन विधेयक। आज हम बात करने वाले हैं धन विधेयक अनुच्छेद 110। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि विधेयक क्या होता है। देखो, विधेयक जो भी प्रस्ताव, संसद का काम क्या है? कानून बनाना। तो जो भी प्रस्ताव किसी संसद सदस्य के द्वारा कानून बनाने के लिए संसद के समक्ष रखे जाते हैं, वो किस रूप में रखे जाते हैं? वो विधेयक के रूप में रखे जाते हैं। जो भी प्रस्ताव कानून बनाने के लिए संसद के समक्ष रखे जाते हैं वो विधेयक कहलाते हैं। ठीक है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयकों के बहुत सारे प्रकार हैं। देखिए, सबसे पहले प्रस्तुतिकरण के आधार पर यदि हम विधेयक को बांटें तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सरकारी विधेयक और नंबर 2 गैर सरकारी विधेयक। ठीक है। सरकारी विधेयक कौन से होते हैं? जो सरकार के मंत्रियों द्वारा, जो सरकार के मंत्रियों द्वारा जो विधेयक मंत्रियों द्वारा जो विधेयक संसद के समक्ष लाए जाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में जो भी मंत्रियों के द्वारा कोई विधेयक संसद के समक्ष लाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? सरकारी विधेयक। उन्हें क्या क्या बोला जाता है? सरकारी विधेयक। और जो इनसे अलग, जो अन्य सदस्यों के द्वारा, जो कि मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है, अर्थात जो मंत्रिमंडल का पार्ट नहीं है, जो सरकार का पार्ट नहीं है, उनसे अलग जो भी सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, किसी भी सदस्य के द्वारा यदि विधेयक लाया जाता है तो वो कैसा विधेयक कहलाता है? वो कहलाता है गैर सरकारी विधेयक। आमतौर पर जब भी लोकसभा चलती है तो प्रत्येक शुक्रवार का लास्ट का 2.5 घंटा गैर सरकारी सदस्यों के लिए दिया जाता है। गैर सरकारी जो विधेयक होते हैं उन्हें 1 महीने पहले अध्यक्ष को सूचित करना होता है। 1 माह पहले अध्यक्ष को सूचित करना होता है कि हम जो है कोई विधेयक लाना चाहते हैं। एक गैर सरकारी सदस्य एक बार में उसमें 4 बार विधेयक ला सकता है। एक सत्र में कितने? 4 बार विधेयक ला सकता है। ठीक है। अगर ये हुआ प्रस्तुतिकरण के आधार पर 2 भागों में बांटा, सरकारी और गैर सरकारी। प्रस्तुत कैसे किए जाते हैं? मतलब या तो सरकारी सदस्यों के द्वारा किए जाएंगे या गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा। दूसरा देखते हैं प्रक्रिया के आधार पर। प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रकार में बांटे गए हैं। कैसे? नंबर 1 है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक, जिसपे आज हम बात करने वाले हैं धन विधेयक पे। आज हम किस पे बात करेंगे? धन विधेयक पे। साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप चेक करें। सबसे पहले मैं आपको धन विधेयक बता देता हूं और फिर उसके बाद में हम साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए, धन विधेयक जो है, धन विधेयक अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 दोनों धन विधेयक से संबंधित हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया बताई गई है कि धन विधेयक की प्रक्रिया, जो धन विधेयक किस तरीके से पेश होता है, किसकी सिफारिश लेने की आवश्यकता है, राज्यसभा को कितनी पावर्स हैं, राज्यसभा में कैसे पेश होगा, ये सब सारी प्रक्रिया जो धन विधेयक से संबंध में जो भी प्रक्रिया है वो कहाँ है? अनुच्छेद 109 में लिखी हुई है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा लिखी हुई है कि धन विधेयक क्या है। अर्थात प्रक्रिया का जिक्र 109 में है और धन विधेयक क्या है ये बात कहां बताई गई है? 110 में बताई गई है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत
आता है। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 110। धन विधेयक कहाँ है? अनुच्छेद 110। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 109 की, विशेष प्रक्रिया की। तो अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक है और पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर पूर्व अनुमति देते हैं। उसके बाद धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पास होने के बाद में, पारित होने के बाद में धन विधेयक कहां जाएगा? राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अर्थात धन विधेयक पर जितनी भी शक्तियां प्राप्त हैं वो किसको प्राप्त हैं? लोकसभा को प्राप्त है। धन विधेयक पर लोकसभा, सारी शक्ति किसको प्राप्त है? लोकसभा को। राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी परिवर्तन, संशोधन नहीं कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। तो फिर भेजा किस लिए जाता है? धन विधेयक राज्यसभा को केवल उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है कि यदि आपको इसमें कोई संशोधन की सिफारिश करनी है, आप संशोधन कर नहीं सकते, उसकी सिफारिश लोकसभा को कर सकते हैं। तो राज्यसभा को यदि ये प्रतीत होता है कि इस धन विधेयक में ये संशोधन कर लेने चाहिए, तो वो उसके बारे में लिख के लोकसभा को प्रेषित करती है। अर्थात ये सभी कार्य 14 दिन के अंदर अंदर करने होते हैं। यदि 14 दिन राज्यसभा के पास में धन विधेयक को बीत गए तो वो ऐसे ही पास समझा जाएगा जैसे लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा है। अर्थात जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया है उसी रूप में राज्यसभा से भी पारित समझा जाएगा। तो राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है और उसकी सिफारिश लोकसभा को कर सकती है। अब लोकसभा को राज्यसभा की सिफारिश मिलने के बाद में राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा या तो माने या ना माने। ये लोकसभा का विशेष अधिकार है कि राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा या तो मान सकती है या उनको अस्वीकार कर सकती है, या आंशिक रूप से मान सकती है, आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकती है। ये सभी लोकसभा के विशेष अधिकार हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा धन विधेयक पर राज्यसभा के कितने अधिकार हैं। उसके बाद में धन विधेयक राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उनकी पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। अर्थात राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, मोटी मोटी बातें जितनी भी विशेष प्रक्रिया में दी हुई है 109 में, वो यही दी हुई है। अब आपको हम देखते हैं कि जो साधारण विधेयक है और धन विधेयक है उनमें एक बार डिफरेंस और देख लेते हैं। सेम यही बातें हैं जो मैंने अभी बताई हैं। साधारण विधेयक में कैसे होती है और धन विधेयक में कैसे होती है। देखो, साधारण विधेयक और धन विधेयक, इसको बोलते हैं मनी बिल। ठीक है, सबसे पहले साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या अनुशंसा लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। इसके उल्टे धन विधेयक में पूर्व अनुमति आवश्यक है। साधारण विधेयक दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से अलग अलग पास होना आवश्यक है। और एक सदन यदि प्रस्तुत करता है तो दूसरा सदन उसको कितने दिन तक रोक सकता है? 6 माह तक।
ठीक है। और यहाँ पे ये लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं, तो राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है इसको? केवल 14 दिन तक। एक सदन से पास होने के बाद यदि दूसरे सदन में साधारण विधेयक जाता है तो दूसरा सदन में भी उसमें दूसरा सदन क्या कर सकता है? संशोधन, ठीक है, उसमें संशोधन का अधिकार है। दूसरा सदन संशोधन कर सकता है, लेकिन इसमें राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकती। केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है, ठीक है। क्या करेगी? लोकसभा को केवल संशोधन की सिफारिश कर सकती है कि आप इसमें ये संशोधन कर दें, वो लोकसभा माने या ना माने। इसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लौटा सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, अर्थात इस पे हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है, जबकि इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। ये धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर आपको समझ आ गया होगा कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या क्या अंतर होते हैं और धन विधेयक क्या है। ये है प्रक्रिया 109 में। अब हम बात करते हैं 110 की। जो धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है, जो धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है वो कहां पे है और क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। देखिए, यह है अनुच्छेद 110। इसमें 6 चीजें हैं, कै, खे, गे, गे, डे, चे तक। तो सबसे पहले अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि किसी कर का लगाना, हटाना, परिवर्तन या नियंत्रित करना। किसका? आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है कर। टैक्स का लगाना, हटाना, परिवर्तन या नियंत्रण करना किसमें आएगा? धन विधेयक में आएगा। सरकार द्वारा धन उधार लेना, जो सरकार विदेश से धन उधार लेती है वो किस में आएगी? धन विधेयक में आएगी। या भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि किस में है? अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि, ठीक है, इसमें है संचित निधि। तो जो भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधियां हैं उनकी अभिरक्षा करने से यदि कोई विधेयक संबंधित है तो वो किस में आएगा? धन विधेयक में आएगा। ऐसे कोष में धन का जमा करना या निकालना किसमें? संचित निधि या आकस्मिक निधि में जमा करना या निकालना किस में आएंगे? धन विधेयक में आएंगे। किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना, कोई भी खर्च यदि भारत की संचित निधि पर भारित कर दिया जाएगा तो वो विधेयक भी किसमें आएगा? धन विधेयक में आएगा। और भारत की संचित निधि या लोक लेखा से धन प्राप्त करने या उसकी रक्षा करने से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो वो कैसा माना जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। धन विधेयक प्रमाणित करने की, अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास है। अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये प्रश्न यदि संसद में उठता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो वो कौन प्रमाणित करेगा? वो लोकसभा स्पीकर इस बात को प्रमाणित करेंगे कि ये धन विधेयक है या नहीं, और इस बात को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय है, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई होगी अनुच्छेद 110 की। अब हम बात करते हैं, ये हुआ धन विधेयक। अब बात करते हैं वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक कहां है? अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक बताया गया है। लोग बाग धन विधेयक और वित्त विधेयक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। जो भी बच्चे हैं उन्हें क्लियर नहीं होता कि धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है। वो वित्त विधेयक को धन विधेयक और धन विधेयक को वित्त विधेयक कर देते हैं। देखिए, धन विधेयक आपकी समझ में आ गया। वित्त विधेयक धन विधेयक से एक बड़ा रूप है, मतलब कि धन विधेयक वित्त विधेयक का एक भाग है। समझे? धन विधेयक वित्त विधेयक का एक भाग है, अर्थात जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं, व्यय से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो कहां है? वित्त विधेयक में है। और यदि उन व्यय और आय, यदि उन वित्त में यदि ये 6 चीजें हैं जो अनुच्छेद 110 में वर्णित है, यदि उस विधेयक में इन 6 चीजों की बात कही गई है तो वो कैसा माना जाएगा? धन विधेयक माना जाएगा। यदि ये 6 चीजें नहीं है और वित्त से संबंधित है तो वो कैसा विधेयक माना जाएगा? वित्त विधेयक माना जाएगा। वित्त विधेयक की 2 श्रेणियां हैं, ठीक है? कौन कौन सी? देखो, ऐसे समझें कि कुछ विधेयक श्रेणी 1 में कर रखे हैं और कुछ विधेयक श्रेणी 2 में कर रखे हैं। तो श्रेणी 1 में कौन कौन से विधेयक हैं और श्रेणी 2 में कौन कौन से विधेयक हैं, या इन दोनों में अंतर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो अनुच्छेद 110 में वर्णित है, जो अनुच्छेद 110 में वर्णित हैं, वो कैसे विधेयक हैं? जो अनुच्छेद 110 में वर्णित हैं, ये कैसे विधेयक हैं? धन विधेयक। तो यदि 110 जो 110 में वर्णित है, यदि वो भी संबंधित हो प्लस कोई अन्य प्रस्ताव भी, कोई अन्य प्रशासनिक विषय यदि इसमें सम्मिलित है, मतलब कि 110 वाला ये भाग में से मान लो किसी को कर टैक्स को लगाना है, वो भी रख दिया, और कोई प्रशासनिक विषय अलग से उसमें जुड़ा हुआ है, और इस तरीके के जो विधेयक यदि पेश किए जाते हैं तो वो कैसे माने जाएंगे? वो वित्त विधेयक श्रेणी 1 के विधेयक माने जाएंगे। श्रेणी 1 के विधेयक माने जाएंगे। श्रेणी 1 के विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए, यदि हम समानता की बात करें तो जो श्रेणी 1 के वित्त विधेयक हैं, इनको भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। दूसरा, ये भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। कहां प्रस्तुत किए जाएंगे? लोकसभा में। असमानता क्या क्या है धन विधेयक में और श्रेणी 1 के में? ये तो होगी समानता कि धन विधेयक को और श्रेणी 1 के वित्त विधेयक को, दोनों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है और दोनों केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। असमानता यह है कि इसको, धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है और इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन इसमें राज्यसभा संशोधन भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है और संशोधन कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, और इस पर संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। जबकि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन
नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन जो श्रेणी 1 के वित्त विधेयक हैं उन पर संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है और राज्यसभा उसको अस्वीकार भी कर सकती है और उसमें संशोधन भी कर सकती है। आपको अंतर समझ में आया श्रेणी 1 का और धन विधेयक का? और क्या इनमें समानता है कि लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। अब जो श्रेणी 2 के हैं, श्रेणी 2 में वो विधेयक आते हैं, ये तो हुए श्रेणी 1 के जिसमें अनुच्छेद 110 अर्थात धन विधेयक भी संबंधित हो और दूसरे कोई विषय संबंधित हो, लेकिन जिसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय शामिल ना हो और उनसे अलग कोई विषय हो वित्त से संबंधित, तो वो कैसे विषय माने जाएंगे? वो श्रेणी 2 के वित्त विधेयक माने जाएंगे, जिनमें 110 में जो क्लॉज है, जो 110 में लिखे हुए हैं, इनसे संबंधित कोई भी चीज इसमें शामिल ना हो और अन्य कोई विषय शामिल हो, तो वो कैसे माने जाएंगे? श्रेणी 2 के वित्त विधेयक माने जाएंगे। इनमें क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है? देखो, सबसे पहली बात कि इसमें ना तो लोकसभा ही प्रस्तुत करने की जरूरत है, क्योंकि ये सदन के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अर्थात लोकसभा भी इनको प्रस्तुत कर सकती है और राज्यसभा भी प्रस्तुत कर सकती है। दूसरे, पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तीसरे, राज्यसभा अस्वीकार भी कर सकती है और संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है और संशोधन भी कर सकती है। चौथा, संयुक्त अधिवेशन भी इसके लिए बुलाया जा सकता है। ये इसमें और धन विधेयक में अंतर हो गए, जबकि धन विधेयक के लिए इनमें से कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो इसमें समानता है वो ये है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुशंसा आवश्यक है। ठीक है, ये हुए श्रेणी 2 के। अर्थात आपको समझ आया होगा कि वित्त विधेयक और धन विधेयक क्या क्या हैं, और वित्त विधेयकों में भी कौन से वित्त विधेयक श्रेणी 1 के होते हैं और कौन से वित्त विधेयक श्रेणी 2 के होते हैं। एक छोटी सी चीज समझो, वित्त विधेयक क्या है? ये वित्त विधेयक, और ये इसका छोटा पार्ट है धन विधेयक। ये सवाल पीसीएस में पूछा जाता है। ये इसका छोटा पार्ट है धन विधेयक। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक के अंदर है। धन विधेयक तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? तो नहीं, क्योंकि वित्त विधेयक काफी बड़ा है, जबकि धन विधेयक उनमें से कुछ सिलेक्टेड जो अनुच्छेद 110 में दिए गए हैं वो ही होते हैं। ठीक है, जबकि वित्त विधेयक उससे अलग भी रिलेटेड होते हैं फाइनेंस से। समझ आ गई? सभी धन विधेयक तो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में संविधान संशोधन विधेयक, यह अनुच्छेद 368 में है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। और एक तीसरा विधेयक का जो आधार है वो है विषय वस्तु के आधार पर। जो भाग है, हम जो पार्ट करते हैं, वो अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो इन 3 को लिख सकते हैं विधेयक के ऊपर: प्रस्तुतिकरण के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर कैसे? जैसे कि कोई मूल प्रस्ताव है, मूल प्रस्ताव हमने पेश किया तो मूल प्रस्ताव के आधार पर, या कोई अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा है और उसको हमें लेके आना है
राष्ट्रपति ने कोई अधिनियम पारित कर रखा है और उसको पेश करना है, उसके आधार पे है। कोई पुराने अधिनियम जिनकी डेट समाप्त हो रही है उनको बढ़ाना है। संविधान संशोधन विधेयक है, ये सब कैसे हैं? विषय वस्तु हैं, मतलब कि जो जिस श्रेणी में आता है, जो जिस विषय वस्तु का है, उसके आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये हुआ धन विधेयक और वित्त विधेयक। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखकर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।